हेलो गाइस। कल हमने राजस्थान का जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी शुरुआत की थी। तो हमने सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास से हमने स्टार्ट किया है। तो कल मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था। तो हम अभी कुंभा से स्टार्ट करते हैं। कुंभा के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। तो कुंभा का जो शासनकाल था वो 1433 से 68 ईस्वी तक था। कुंभा किसके बेटे थे? मोकल के। इनकी जो माता थी वो सौभाग्यवती परमार थी। संरक्षक इनके रणमल थे। रणमल की सहायता से कुंभा ने जो चाचा मेरा को मरवा दिया था। आपको कल बताया था चाचा मेरा को इन्होंने क्यों मरवाया था, क्योंकि इन्होंने अपने बाप का बदला लिया था, मोकल का। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? पदराड़ा अभिलेख है उदयपुर में, वहाँ 1433 ईस्वी से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब क्या था, जो मेवाड़ दरबार में रणमल था उसका ना प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रणमल ने ही सिसोदिया नेता एक राघव देव थे जो चूंडा के भाई थे, उसकी हत्या करवा दी थी। इसलिए हंसाबाई थी, क्योंकि उनका ये भाई था, तो चूंडा को वापस बुला लिया। भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। भारमली इनकी प्रेमिका हुआ करती थी। तो कुंभा ने भारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया था। रणमल के बेटे जोधा ने कावनी यानी बीकानेर नामक गांव में शरण ली थी। तो यहीं से एक्चुअली जोधा ने बीकानेर नामक गांव में शरण ली थी। यहीं से मारवाड़ वंश की भी शुरुआत मानी जाती है। चूंडा ने राठौड़ों की जो राजधानी थी मंडौर पर अधिकार कर लिया था। फिर एक संधि होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आंवल बावल की संधि, जो 1453 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? कुंभा और जोधा। इसमें क्या हुआ था कि जो कुंभा ने मारवाड़ के जितने भी क्षेत्र जीते थे वो जोधा को वापस कर दिए, और सोजत को मेवाड़ तथा मारवाड़ की सीमा बनाया गया था। कुंभा के राजकुमार जो रायमल थे उनका विवाह जो जोधा की राजकुमारी श्रृंगार कंवर से किया गया। तो यहाँ से इनके जो रिश्ते थे वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब एकदम नॉर्मल हो गए थे। अब आता है सारंगपुर का युद्ध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1437 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच में? कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम। इस युद्ध में कुंभा की जीत हुई, और इसी युद्ध की स्मृति में उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट हुआ मुजाहिद खां के खिलाफ। कुंभा ने किसकी? शम्स खां की सहायता की थी। लेकिन कुछ समय बाद ही जो शम्स खां था वो कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है। फिर कुंभा ने क्या किया था? शम्स खां और कुतुबुद्दीन जो शाह थे उनको मिलकर हराया था। फिर चंपानेर की संधि होती है 1456 ईस्वी में। महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात इनके साथ। फिर बदनौर का युद्ध हुआ 1457 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ? वही कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की जो संयुक्त सेना थी उसको हरा दिया था। कुंभा ने सिरोही का जो सहसमल देवड़ा थे उनको भी हरा दिया था। अब कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो कुंभा जो थे उनको राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने विजय स्तंभ का भी निर्माण करवाया। इसमें 9 मंजिल हैं। इसकी ऊंचाई 122, चौड़ाई 30 है। विजय स्तंभ के अन्य नाम भी हैं। इसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, विष्णु ध्वज भी बोलते हैं, गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं इसको। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। भारतीय जो मूर्ति कला है उसका विश्वकोश भी कहा जाता है। इसकी जो 8वीं मंजिल है उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है, और 5वीं जो मंजिल में वास्तुकारों की जो मूर्तियां हैं वो नाम सहित रखी गई हैं। इसके वास्तुकार कौन थे? विजय स्तंभ के जैता
पूंजा, पोमा, नापा। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। इसकी जो तीसरी मंजिल में, इसकी जो 8वीं मंजिल थी उसमें तो कोई मूर्ति नहीं है। 5वीं मंजिल थी उसमें जो वास्तुकार थे उनकी मूर्तियाँ उनके नाम के सहित रखी गई हैं। अब जो तीसरी मंजिल है उसमें 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा स्वरूप सिंह ने। जेम्स टोर ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की थी तथा फर्ग्यूसन थे, इन्होंने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था और यह राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। वीर सावरकर ने विजय स्तंभ को अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी बनाया था। कीर्ति स्तंभ। अब प्रशस्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके लेखक कौन थे? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। ये इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रशस्ति थी वो कुंभा के विजय, निर्माण, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी देती है। इसमें कीर्ति स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था? कुमार सिंह के काल में जीजा शाह भगीरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जो कीर्ति स्तंभ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ऑप्शन में कुछ देख के कंफ्यूज कर सकते हैं कि ऋषभ देव को समर्पित है या किसको समर्पित है। तो हमें याद रखना है कि ये जो कीर्ति स्तंभ जो है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसलिए इसको आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कविराज श्यामल दास जी हैं, उनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। उनके अनुसार कुंभा थे, उन्होंने मेवाड़ के जो 84 फोर्ट में से 32 किलों का कम से कम निर्माण करवाया था। उनके किले जो कुंभा ने बनाए थे, पहला तो था कुंभलगढ़ जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रही है। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। ये लाइन आप याद रख सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसके वास्तुकार भी इम्पोर्टेंट है। मंडन। इसका जो सबसे ऊपरी भाग है वो कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास हुआ करता था। तो कटारगढ़ को मेवाड़ की आँख कहा जाता है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति के लेखक हैं वो कौन है? महेश भट्ट। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। दूसरा अचलगढ़ है। 1482 में क्या हुआ था? कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसमें कुंभा तथा उसके बेटे ऊदा की मूर्तियां लगी हुई हैं जिन्हें सावन भादो मूर्तियां कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये सावन भादो मूर्तियां कहाँ हैं? तो अचलगढ़ में लगी हुई हैं। तीसरा बसंतगढ़ सिरोही में है। मचान मेरों पर नियंत्रण हेतु बनाए गए। भूमठ उदयपुर भीलों पर नियंत्रण हेतु बनाया था। तो इनके 5 किले इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन से? पहला कुंभलगढ़, दूसरा अचलगढ़, तीसरा बसंतगढ़, 4th मचान, 5th भूमठ। कुछ मंदिर भी उन्होंने बनवाए थे। तो पहला है कुंभ स्वामी मंदिर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में है ये। फिर है कुंतुनाथ मंदिर जो दिलवाड़ा सिरोही में है। फिर तीसरा है शांतिनाथ जैन मंदिर या श्रृंगार चंवरी मंदिर, ये चित्तौड़ में वेल का भंडारी ने इसका निर्माण करवाया और यहाँ पर कुंभा का कोषाध्यक्ष था। मतलब जो थे वेल का भंडारी, ये कुंभा के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शांतिनाथ जैन मंदिर और श्रृंगार चंवरी मंदिर। 4th है रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी एक धर्णक शाह थे, उन्होंने मथाई मंदिर के किनारे, नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो काफ़ी फेमस हैं, इनको क्योंकि चौमुखा मंदिर भी कहा जाता है। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 1444 स्तंभ हैं और इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। ये छोटे मोटे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है
कि स्तंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिरों को। देपाक जो था वो इस मंदिर का वास्तुकार था। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है रणकपुर प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में क्या है? बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के जितने भी राजा हुए थे उनकी इसमें जानकारी मिलती है। इस प्रशस्ति में बप्पा तथा कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया है। इस प्रशस्ति के जो वास्तुकार थे वो भी देपाक की भी जानकारी देते हैं। इस प्रशस्ति में मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये जो शब्द है नाणक वो मुद्रा के लिए प्रयोग हुआ करता था उस टाइम पे। अब उनका जो कुंभा का साहित्य है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि कुंभा खुद एक अच्छा संगीतज्ञ भी था, खुद वीणा बजाया करते थे और उनके संगीत गुरु भी थे सारंग व्यास। कुंभा की कुछ पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पहली है सुधा प्रबंध, दूसरी है कामराज रतिसार जिसके 7 पार्ट हैं, तीसरी हरिवार्तिका, ये इम्पोर्टेंट है, हरिवार्तिक, ये नई बुक है, इसको याद रखना है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और 7th है संगीत राज। जो संगीत राज है उसके 5 पार्ट हैं। तो पहला कौन सा है? पाठ्य रत्नकोश, दूसरा संगीत रत्नकोश, तीसरा नृत्य रत्नकोश, 4th जो है वो वाद्य रत्नकोश और 5th जो है वो रस रत्नकोश। कुंभा के कुछ नाटक भी हैं। पहला जो है वो है आतुल्य चातुरी जो संस्कृत में है, मुरारी संगति जो कन्नड़ में है, नंदिनी व्रती मराठी में है और रस नंदिनी मेवाड़ी में है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के हिसाब से। अब कुंभा की कुछ टीकाएं हैं। गीत गोविंद जयदेव रसिक प्रिया, संगीत रत्नाकर सारंगधर ने जो लिखा था, चंडी शतक बाण भट्ट ने लिखा था। कुंभा के कुछ दरबारी विद्वान थे। तो पहले हैं कान्हा व्यास जिन्होंने एक लिंग महात्म्य यानी इसका पहला भाग तो कुंभा ने लिखा था, इसलिए इसे राजवर्णन कहा जाता है। दूसरे हैं मेहाजी तीर्थमाला जिसमें 120 तीर्थों की जानकारी है। तीसरी मंडन की कुछ पुस्तकें हैं, पहली वास्तुकार, दूसरी देवमूर्ति प्रकरण, तीसरी राजवल्लभ। इस पुस्तक में 14 अध्याय हैं। यह पुस्तक ग्राम, नगर, मंदिर, बाजार, महल तथा किलों के निर्माण की जानकारी देता है। तो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस चीज़ से ग्राम, नगर, मंदिर, बाजार, महल तथा किलों की जानकारी मिलती है। तो वो पुस्तक है राजवल्लभ। तीसरा रूप मंडन, ये मतलब स्थापत्य से रिलेटेड है। अब 5th जो है वो है कोदंड मंडन। कोदंड मतलब आपको पता है ये धनुष का पर्यायवाची है, तो आप इसको एग्ज़ाम में अगर आता भी है तो वैसे भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। तो इससे जो कोदंड मंडन है वो धनुष के निर्माण की जानकारी यहाँ से मिलती है। 4th इनके जो दरबारी विद्वान थे नाथा, यह मंडन का भाई था, इनकी पुस्तक थी वास्तु मंजरी। 5th गोविंद, यह मंडन का बेटा था, इनकी कुछ पुस्तकें हैं द्वार दीपिका, कला निधि जहाँ मंदिरों के शिखरों के निर्माण की जानकारी मिलती है, उद्धार धोरिणी। 4th सार समुच्चय, सार समुच्चय में आयुर्वेद की जानकारी मिलती है। 6 है इम्पोर्टेंट है हीरानंद मुनि, ये कुंभा के गुरु थे, इनकी उपाधि थी कविराज। 7th भी इम्पोर्टेंट है तिला भट्ट। तो एग्ज़ाम में कभी कभी कुंभा के दरबारी विद्वानों के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले कौन थे? कान्हा व्यास, 2nd मेहाजी, तीसरे मंडन, फिर उनके भाई थे नाथा, फिर उनके बेटे थे मंडन के गोविंद, फिर 6 है हीरानंद मुनि और 7th है तिला भट्ट। कुंभा के कुछ जैन विद्वान भी उस टाइम पे उनके दरबार में रहते थे। कौन कौन थे? सोमदेव सूरी, सोमशेखर सूरी,
जयशेखर और भुवन कीर्ति। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है कि कौन कुंभा के जैन विद्वान नहीं थे। तो जो 4 ये थे और इसके अलावा जो ऑप्शन में आया था वो नहीं था। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा की कुछ उपाधियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। हिंदू सुल्तान उनको बोला जाता था। अभिनव भरताचार्य या नव्य भरत भी बोलते थे। राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु, आदि वराह और परम भागवत। कुंभलगढ़ किले में उन्हीं के बेटे ऊदा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। फिर आते हैं रायमल, जो 1473 से 1509 ईस्वी में उनका शासनकाल था। तो जावर तथा दाड़िमपुर के युद्ध में इसने अपने भाई ऊदा को हरा दिया था। इसने मालवा के गया शाह को भी हराया था। इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एकलिंग मंदिर जो अभी वर्तमान स्वरूप है वो किसने बनवाया था? रायमल ने। चित्तौड़ में एक अद्भुत शिव यानी अदबदजी मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। अपनी बहन जो रमाबाई थी उनको जावर का परगना दिया था और अपने पिता की तरह इनको भी संगीत में रुचि थी। रमाबाई की जो उपाधि थी वो थी वागीश्वरी। रमाबाई ने जावर में एक रमास्वामी मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। रायमल की रानी थी श्रृंगार कंवर। उन्होंने घोसुंडी में एक बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। घोसुंडी अभिलेख है वो जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। इस अभिलेख के अनुसार क्या है, जो गजवंश के राजा सर्वतात थे उन्होंने अश्वमेध जो यज्ञ था उसका आयोजन करवाया था। यह अभिलेख वासुदेव तथा संकर्षण यानी कृष्ण व बलराम की पूजा की जानकारी देता है। तो ये इम्पोर्टेंट है जो घोसुंडी अभिलेख है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में कि जो घोसुंडी अभिलेख है वो वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। राजस्थान का ये पहला अभिलेख है जो वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देता है। ये अभिलेख है ये ब्राह्मी लिपि तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे हाथीबाड़ा भी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसे ऊब दीवड़ भी कहा जाता है। फिर रायमल के बेटे पृथ्वीराज आते हैं। इन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इनकी रानी थी रानी तारा के कारण अजमेर किले का नाम तारागढ़ हो गया। इनकी 12 खंभों की छतरी है जो कुंभलगढ़ किले में स्थित है। फिर जयमल, यह भी रायमल का बेटा था और यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। फिर इम्पोर्टेंट आते हैं सांगा या संग्राम सिंह, 1509 से 1528 ईस्वी तक। यह भी रायमल के बेटे थे। इनका सेवंतरी नामक गांव में बीदा जैत मलोत ने सांगा की उसके भाइयों के खिलाफ रक्षा की थी। श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी थी। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा को मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। तो राज तिलक के समय क्या था? दिल्ली में सिकंदर लोदी थे, मालवा में नासिर शाह थे और गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा थे। खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। ये किस किस के बीच में हुआ? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। तो इस युद्ध में सांगा की जीत हुई थी। फिर बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है 1518 ईस्वी में। ये भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसमें भी राणा सांगा की जीत हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है। खातौली कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी, राणा सांगा की जीत। बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518, इसमें भी राणा सांगा की जीत। फिर होता है गागरोन झालावाड़ का युद्ध 1519 में, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। इसका क्या कारण था इस युद्ध का? सांगा ने जो चंदेरी के मेदिनी राय थे उनको गागरोन का किला दे दिया था, बट इसमें भी राणा सांगा की ही जीत हुई थी। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और सांगा ने इस खुशी में हरिदास चारण को 12 गांव दे दिए थे। फिर उसके बाद होता है ईडर गुजरात का युद्ध 1520 ईस्वी में। किस किस के बीच में? राणा सांगा वर्सेस मुजफ्फर शाह जो गुजरात के थे।
कारण वही ईडर का जो उत्तराधिकारी संघर्ष था। तो एक साइड भारमल जो मुजफ्फर शाह को सपोर्ट करते हैं, और दूसरा जो रायमल मतलब सांगा के बेटे थे ही। सांगा ने भारमल व मुजफ्फर शाह को हरा दिया था। फिर होता है बयाना का युद्ध, सांगा वर्सेस बाबर का, जो होता है 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध है। इस समय में जो बयाना का किला था वो मेहंजी ख्वाजा के पास था। सुल्तान जो मिर्ज़ा थे वो बाबर के सेनापति थे। इस युद्ध में फिर से सांगा की जीत होती है, और सांगा ने जो मुगलों से ताशा नामक वाद्य यंत्र छीन लिया था। अब होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। तो यहाँ से मुगलों की शुरुआत होती है राजस्थान में। सांगा वर्सेस बाबर के बीच में। युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। उसने मुस्लिम व्यापारियों का जो तमंगा कर था वो हटा दिया था। सांगा ने भी राजस्थान को एकत्र करने का पूरा कोशिश की थी। उन्होंने सभी राजाओं को पत्र लिखे और सहायता मांगी। तो इसको बोलते हैं पाती पर्वन। तो इसमें कौन कौन से राजाओं को पत्र लिखे थे उन्होंने? आमेर में पृथ्वीराज थे, मालदेव मारवाड़ में, कल्याणमल बीकानेर में, वीरमदेव मेड़ता, अखेराज देवड़ा सिरोही, मेदिनी राय चंदेरी, उदय सिंह वागड़, बाघ सिंह देवलिया, झाला अज्जा सादड़ीक में थे, रतन सिंह चुंडावत सलूम्बर में थे, हसन खां मेवाती मेवात में थे, ईडर भारमल में थे, और इब्राहिम लोदी के जो भाई हैं महमूद लोदी ने भी सांगा की तरफ से भाग लिया था। इसमें घायल हो गए थे युद्ध में सांगा, तो उनको बाहर जाना पड़ा था। तो झाला अज्जा थे, उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। इस समय जो सांगा के कुछ साथी थे उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया, और युद्ध के समय में वो बाबर से मिल गए। कौन कौन थे? जैसे रायसीन का जो सलहदी तवर था और नागौर के खानजादे मुस्लिम थे, वो युद्ध के समय में बाबर से जा मिले थे। तोप खाना उनकी वो एडवांस टेक्नोलॉजी थी। तोप खाना तथा तुलगुमा युद्ध प्रणाली के कारण इसमें बाबर की जीत होती है, और इस युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। बसवा दौसा में यहाँ पर घायल जो सांगा थे उनका इलाज किया गया था। इरिच, फिर वहाँ से उनको आगे लेके गए थे यूपी। इरिच में वहाँ पर सांगा को उनके साथियों द्वारा जहर दे दिया जाता है, और कालपी में जाके उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है वहाँ पर सांगा की छतरी है। तो सांगा की भी कुछ उपाधियाँ थी जो फेमस हैं। जेम्स टॉड थे, उन्होंने उनको सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। हिंदू पत भी उनको बोला जाता था। बाबरनामा के अनुसार सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार थे। उनके बाद उनका बेटा का शासन होता है। यह सांगा का पुत्र था। कौन? रतन सिंह। और यह बूंदी के जो सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। फिर आते हैं विक्रमादित्य, जो 1531 से 36 ईस्वी तक रहते हैं। इनकी संरक्षिका थी कर्मावती। 1533 में क्या हुआ था? गुजरात के जो बहादुर शाह थे उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने भी रणथंभौर का जो किला था उसको देके संधि कर ली थी। फिर 1534-35 में बहादुर शाह वापस मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। तो उस समय मेवाड़ का यानी चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो जाता है। कर्मावती के नेतृत्व में तो जौहर होता है। ये जो जानकारी मिलती है वो पूर्व ताम्रपत्र से इस जौहर की जानकारी मिलती है, ये इम्पोर्टेंट है। देवलिया के जो बाघ सिंह थे उनके नेतृत्व में केसरिया किया गया। तो जो जौहर था वो तो कर्मावती के नेतृत्व में हुआ, और जो देवलिया के बाघ सिंह थे उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ। बाघ सिंह को देवलिया दीवान भी कहा जाता था। बाघ सिंह की छतरी कहाँ पर है? पांडुपोल चित्तौड़गढ़ में। इस आक्रमण के दौरान जो रानी कर्मावती थी उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। बनवीर को
उस टाइम पे मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया और वो उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय जो थी उन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया था। आशा जो देवपुरा थे उन्होंने पन्नाधाय तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में शरण दी। फिर उदय सिंह का शासनकाल स्टार्ट होता है 1537 से 72 ईस्वी तक का। सबसे पहले मावली का युद्ध हो जाता है उदय सिंह और बनवीर के बीच में। तो इस युद्ध में तो उदय सिंह की जीत हो जाती है और उदय सिंह के नाम पे ही 1559 में उदयपुर की स्थापना की गई। उदय सागर झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया गया। 1567 से 68 में अकबर ने भी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इस आक्रमण को देख के जो उदय सिंह होते हैं वो गिरवा की पहाड़ियों में चले जाते हैं और जो युद्ध का जो पूरा मोर्चा है वो जयमल व पत्ता को सौंप कर चले जाते हैं। जयमल और पत्ता ये मेंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन थे, तो ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। जयमल जो थे वो मेड़ता का राजा था तथा 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। और पत्ता जो थे वो आमेट के सामंत थे तथा आमेट मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो तीसरा युद्ध होता है मावली का, उसमें चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। जो फुल कवर थी उसने जौहर किया। यह जयमल की बहन व पत्ता की बीवी थी। जयमल व पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया और इस वजह से जो कल्ला राठौड़ को 4 हाथों का देवता भी कहा जाता था। जो पत्ता की छतरी है वो रामपोल में है। जयमल व जो कल्ला राठौड़ की छतरियाँ हैं वो हनुमान पोल व भैरव पोल में है। फिर क्या हुआ, 25 फरवरी 1568 को अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है। अकबर ने चित्तौड़ में भी 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया और अकबर ने यहाँ पे अपने खुद एलची नामक सिक्के चलवाए। अकबर जो जयमल व पत्ता था उन्होंने जो युद्ध में अपना योगदान दिया था उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने इन दोनों की मूर्तियाँ ही आगरा के किले में लगवा दी थी। जो फ्रांसीसी यात्री थे बर्नियर, उन्होंने इस मूर्तियों की जानकारी दी थी। जो इनकी एक बुक है ट्रेवल्स इन मुग़ल एम्पायर, तो उनमें इन्होंने बताया था कि जयमल व पत्ता की मूर्तियाँ आगरा के किले में लगी हुई थी। अकबर की बंदूक संग्राम इसका नाम था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उदय सिंह की छतरी भी वहीं गोगुंदा में बनी हुई है। फिर आते हैं महाराणा प्रताप, जो 1572 से 97 ईस्वी तक हैं। 25 वर्ष तक इनका शासन रहा। इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ में होता है। इनके पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई सोनगरा, रानी अजबदेव पवार और बचपन का नाम इनका कीका होता है। उदय सिंह जो थे उन्होंने अपने बड़े बेटे जो थे उनको प्रताप को राजा नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने अपने जो छोटे बेटे थे जगमाल उसको राजा बना दिया था। बट क्या हुआ था, सलूम्बर के कृष्णदास जो चूंडावत थे उन्होंने गोगुंदा में प्रताप का राज तिलक कर दिया और कुंभलगढ़ में प्रताप का राज तिलक समारोह मनाया गया। मारवाड़ का जो चंद्रसेन था वो भी इस राज तिलक समारोह में उपस्थित था। जगमाल जो था इस चीज़ से उसको पता चलता है तो नाराज़ होकर अकबर के पास चला जाता है और अकबर ने उसे जहाजपुर परगना दे दिया था। कालांतर में अकबर ने जगमाल को सिरोही का भी आधा भाग दे दिया था। फिर अकबर प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजता है। पहला रहते हैं जलाल खां कोरची 1572 में, फिर मानसिंह 1573, भगवंत दास 1573, टोडरमल 1573। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, जो 18 जून 1576 ईस्वी को होता है प्रताप और अकबर के बीच में। तो अकबर की साइड से मानसिंह और आसफ खां थे और प्रताप की साइड से कृष्णदास चूंडावत, सलूम्बर, रामशाह तोमर जो ग्वालियर के थे, हाकिम का सूर जो अफगान सेना था उसका नेतृत्व कर रहे थे और भील सेना का नेतृत्व करने के लिए राणा पूंजा थे। इस युद्ध में प्रताप का जो घोड़ा था चेतक
वो घायल हो जाता है, इसलिए प्रताप जो है वो युद्ध भूमि से बाहर चले जाते हैं। इसमें जो झाला बीदा था या झाला मान, उसने युद्ध का नेतृत्व किया था। जो मेहतर खां था, उसने अकबर के आने की ऐसी झूठी सूचना दे दी थी, तो इस वजह से जो मुग़ल सैनिक थे उनमें एक नया जोश मतलब उनमें आ गया था, तो वो इस तरीके से युद्ध जीत गए थे। मान सिंह जो था वो प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में असफल रहा, इसलिए अकबर ने मान सिंह तथा आसफ़ खां को अपने दरबार में आना बंद कर दिया, क्योंकि वो गुस्सा हो गए थे। 1576 में जो अकबर था वो स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देते हैं। अकबर ने उदयपुर पर भी अधिकार किया तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था, और इसे जो जगन्नाथ कछवा था और फ़खरुद्दीन को दोनों को सौंप दिया था। मुग़ल सेनापति शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर भी 3 बार आक्रमण किए थे। एक शेरपुर घटना होती है 1580 ईस्वी में। अमर सिंह जो थे उन्होंने अब्दुल रहीम की बेगम जो थी उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन प्रताप थे उन्होंने उनको ससम्मन वापस पहुंचाया था। फिर होता है दिवेर का युद्ध जो 1582 ईस्वी में है। इस युद्ध में प्रताप जो थे उन्होंने मुग़ल सेना को हरा दिया था, और अमर सिंह थे जो प्रताप के बेटे थे, उन्होंने मुग़ल सेनापति सुल्तान खान को मार दिया था। जो दिवेर का युद्ध है उसको जेम्स स्टोर ने मेवाड़ की मैराथन बोला है। 1585 ईस्वी में क्या हुआ था, जो मुग़ल सेनापति जगन्नाथ कछवा थे, जगन्नाथ कछवा ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। तो अकबर का उस टाइम का प्रताप पर अंतिम आक्रमण था। प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो जाती है। प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बांडोली उदयपुर में। चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर प्रताप ने पूरे मेवाड़ को वापस अपने अधिकार में ले लिया था। तो प्रताप की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मालपुरा टोंक में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चावंड में चामुंडा माता मंदिर, महल तथा बावड़ी का भी निर्माण करवाया था। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का इन्होंने स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया था। इनके चित्रकार कौन थे? निसारुद्दीन और नसीरुद्दीन। चेतक की जो छतरी है वो बलीचा राजसमंद में बनी हुई है। इनके कुछ दरबारी विद्वान भी थे। पहले इम्पोर्टेंट हैं चक्रपाणी मिश्र। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कौन कौन सी? राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला, विश्व बल्लभ, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व बल्लभ में क्या है? तालाब तथा उद्यान निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी हेमरतन सूरी है, गौरा, बादल, पद्मिनी चौपाई। तीसरा सादुलनाथ त्रिवेदी है। प्रताप ने इन्हें मंडौर की जागीर दी थी, और इसकी जानकारी कहाँ है? उदयपुर अभिलेख में है। फिर है माला सांदू और रामा सांदू। दूसरे आवरगढ़ प्रताप की अस्थायी राजधानी बनती है, और मायरा की गुफा जो थी वो मेवाड़ का शास्त्रागार था। भामाशाह तथा ताराचंद है, इनका नाम राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत फेमस माना जाता है, क्योंकि चूलिया नामक गांव में इन्होंने प्रताप से मुलाकात की तथा प्रताप को आर्थिक सहायता भी इन्होंने दी थी। अब प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक रख सकते थे। प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधानमंत्री बना दिया, और भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है, अबुल फजल के अनुसार वो खमनौर का युद्ध था। बदायूनी के अनुसार गोगुंदा का युद्ध, और आदर्शी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बादशाह बाग का युद्ध। जेम्स टॉड के अकॉर्डिंग यह मेवाड़ की थर्मोपल्ली थी, और बदायूनी थे उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लिया था। मुगल सैनिक शिविर मोलेला में था, और ये मेवाड़ का लॉसिंग में था। बदायूनी के अनुसार इनके 5,000 सैनिक थे, और मेवाड़ में जो प्रताप की साइड से थे वो 3,000 थे। श्यामल दास जी ने ये नंबर बहुत ज़्यादा बताए हैं।
उन्होंने बोला कि मुग़ल साइड 80,000 सैनिक थे और मेवाड़ की साइड से 20,000 सैनिक थे। इसमें जो हाथियों का प्रयोग हुआ था मुग़लों की साइड से, उनका नाम था मर्दाना और गजमुक्ता, और मेवाड़ की साइड से लूणा और राम प्रसाद या पीर प्रसाद। अब आते हैं अमर सिंह, जो 1597 से 1620 ईस्वी में थे। इनके शासनकाल में मुग़ल मेवाड़ की संधि हो जाती है 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। इस टाइम पे मुग़लों का जो था जहांगीर था और अमर सिंह जो फर्स्ट थे वो मेवाड़ से थे। संधि हो जाती तो संधि की कुछ शर्तें थी। जो मेवाड़ का राणा है वो कभी भी मुग़ल दरबार में नहीं जाएगा। जो मेवाड़ का बट युवराज है वो मुग़ल दरबार में जाएगा। मेवाड़ मुग़लों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। चित्तौड़ का जो किला है वो मेवाड़ को वापस दे दिया जाएगा, लेकिन इसका ही पुनर्निर्माण नहीं करवा पाएंगे। वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। मेवाड़ की तरफ से इस संधि का जो प्रस्ताव शुभकरण तथा हरिदास लेके गए थे, और मुग़लों की तरफ से खुर्रम शाहजहाँ ने ही संधि की थी। अमर सिंह ने यह जो संधि थी, इस संधि के अनुसार जो उनके युवराज थे यानी बेटे थे कर्ण सिंह के को दरबार में भेजा था। वह इस संधि से निराश था तथा नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। कालांतर में यह राजसमंद झील का निर्माण करवाया। युवराज जो कर्ण सिंह थे वो मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में चली गए थे। जहांगीर ने उनको 5000 का मनसब दे दिया था। सर थॉमस रो के अनुसार मुग़ल जो बादशाह जहांगीर ने मेवाड़ के राणाओं को बुद्धि से अधीन किया था, ना कि बल से। इसकी जहाँ जो संधि हुई थी उसके स्रोत कहाँ से मिलते हैं? जहांगीर का एक पुष्कर महल अभिलेख 1615 ईस्वी का, शाहजहानी मस्जिद अजमेर की 1637 ईस्वी की। जहांगीर जो थे उन्होंने अमर सिंह तथा कर्ण सिंह की मूर्तियाँ आगरा के किले में लगवाई थी। कर्ण सिंह अब आते हैं 1620 से 1628। इनका चावंड जो थी वो मेवाड़ की राजधानी रही थी 28 साल तक। उदयपुर में इन्होंने कर्णविलास तथा दिलकुश महलों का निर्माण करवाया। जग मंदिर में इन्होंने पिछोला झील के किनारे का निर्माण स्टार्ट करवाया था, और अपने विद्रोह के दिनों में खुर्रम इस महल में रुका था। फिर आते हैं इनके बेटे जगत सिंह, इन्होंने जग मंदिर का निर्माण पूरा करवाया था। स्टार्ट कर्ण सिंह ने करवाया था और जगत सिंह ने इसको पूरा करवाया था। उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर, जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की जो शैली है वो पंचायतन स्थापत्य शैली में ये बना हुआ है। इसके वास्तुकार कौन थे? अर्जुन, भाणा और मुकुंद। इस प्रशस्ति के लेखक कृष्ण भट्ट थे। इससे हल्दी घाटी युद्ध की भी जानकारी मिलती है। और इनकी जो नौजूबाई थी धाय माँ जगत सिंह की, उन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था और इसे नौजूबाई का मंदिर भी कहा जाता है। जगत सिंह जो थे वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। फिर आते हैं राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी में। इन्होंने शाहजहाँ के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी। इन्होंने चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण शुरू करवा दिया था। मुग़ल सेनापति सादुल्ला खां थे, उन्होंने इसको रुकवाया था। शाहजहाँ ने जो चंद्रभान को राज सिंह से बातचीत करने के लिए भेजा। मुग़ल का उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। राज सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था इस समय राज सिंह ने भी टीका दौड़ का आयोजन करवाया था, और इस बहाने उन्होंने जो मुग़ल क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब का जो जजिया कर था वो राज सिंह ने उसका विरोध भी किया था, और जोधपुर के जो अजीत सिंह थे उनको औरंगजेब के खिलाफ सहायता भी दी, और इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की रक्षा करते थे, और जो हिंदू राजकुमारियों की भी उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ रक्षा की थी। जैसे एक रूपनगढ़ की किशनगढ़ की शादी औरंगजेब से होने को होती है, बट वो खुद उस शादी को रोकते हैं और वो खुद उनसे शादी कर लेते हैं राजकुमारी चारुमती से। फिर सहल कंवर बूंदी की हाड़ा रानी थी। यह सलूम्बर के सामंत जो रतन सिंह चूंडावत थे उनकी हाड़ी रानी थी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इनके जो पति थे वो युद्ध में लड़ने नहीं जा रहे थे, तो जब उन्होंने निशानी मांगी थी कि कुछ आप निशानी दो तो ही मैं युद्ध में लड़ने जाऊंगा,
तो इन्होंने अपना सर काट कर भेज दिया था। मेघराज मुकुल की कविता सैनानी सहल कंवर पर ही लिखी गई है। इनकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। इन्होंने श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? सिहाड़ या नाथद्वारा राजसमंद में। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया कांकरोली राजसमंद में। अम्बा माता मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में। 1672 ईस्वी में जो गोविंद दास तथा दामोदर दास थे वो श्रीनाथ जी की मूर्ति मथुरा से लेकर आए थे। इन्होंने कुछ जल स्रोतों का भी निर्माण करवाया था, जैसे त्रिमुख बावड़ी या जया बावड़ी उदयपुर में, जो इनकी रानी राम रसदे ने बनवाई थी। दूसरा है जना सागर तालाब, जो इनकी माता जनादे राठौर ने इसका निर्माण करवाया था। तीसरा है राजसमंद झील, राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इनके कुछ दरबारी विद्वान थे किशोर दास, जिन्होंने राज प्रकाश लिखी, सदाशिव भट्ट जिन्होंने राज रत्नाकर, मान, राजविलास, गिरधर आसिया, ये इम्पोर्टेंट है, सगत सिंह रासो, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की भी जानकारी मिलती है, कल्याण दास, गुण गोविंद, रणछोड़ भट्ट तेलंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी और दूसरा अमर काव्य वंशावली लिखी थी। तो राज प्रशस्ति क्या है? इसमें नौचौकी नामक स्थान पर यह राजसमंद झील के पास स्थित है। इसमें संस्कृत भाषा में 25 पत्थरों पर यह लिखी गई है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से राज सिंह तक की जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी के युद्ध का भी इसमें जानकारी मिलती है। प्रताप के छोटे भाई जो शक्ति सिंह थे उसकी भी जानकारी मिलती है। मुगल मेवाड़ संधि की भी जानकारी मिलती है और अकाल राहत कार्य उस टाइम पे हुए थे उसकी भी जानकारी मिलती है। फिर अमर काव्य वंशावली, यह महाराणा अमर सिंह जो द्वितीय थे उनके समय लिखी गई थी। इसमें भी प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह तथा चेतक की जानकारी मिलती है। राज सिंह की कुछ उपाधियाँ थीं, विजय कटकातु, और इनको हाइड्रोलिक रूलर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो तालाब थे, बावड़ियाँ थीं, उनका निर्माण करवाया था। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। कल हम इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।